हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इन सेशंस में हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उन्हें हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होगा कि रियल टाइम जब एक कैंडिडेट प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने बैठता है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है और कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। एग्ज़ाम रूम में कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है। हम ट्राई करेंगे कि 2022 से लेके पीछे 2013-12 तक के जो पेपर्स हैं हम सारे पेपर्स सॉल्व करें। सारे क्वेश्चंस हम एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, सेशंस को शॉर्ट रखेंगे और अराउंड 10 से 20 क्वेश्चंस लेके चलेंगे एक सेशन में, ताकि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो कि क्वेश्चंस को एक्चुअल में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो हमने पेपर लिया है, पेपर हम 2021 का लेके चल रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले एक करेक्ट पे हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमें पता है, ये सही है। आगे, सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि सही है या नहीं है। नेक्स्ट देख लेता हूँ, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉस हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। ये तो हमें बताया कि आरबीआई एक्ट करके कुछ है 1934 में जब बना था, उस पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो ये सही है। तो ये दो स्टेटमेंट्स तो सही है, तो 1 और 3 तो सही है। 1 और 3 सही है, मतलब इसमें क्या होगा, ये जो 1 और 2 वाला है इसे तो हम हटा देंगे, 2 और 3 वाला इसे भी हम हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 और 3 सही है। तो आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं मेरे से। सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी इस तरीके से बनाई है कि यहाँ लिखा सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थोड़ा पॉसिबल हो जाता है कि एग्जाम प्रेशर में ये क्वेश्चन में आप डी मार्क कर दें, ये पॉसिबल है। बट फैक्चुअली अगर हम देखें तो ये सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आरबीआई एक्ट जो है उसी के अंदर प्रोविजंस है। आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 7 है, ठीक है। बट एटलीस्ट आप यहाँ पे ऑप्शन, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस पे आप आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट वापस पढ़ना होता है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट है, हम वापस पढ़ेंगे। सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ऐसा कुछ क्या आपने सोच रखा या फिर पहले सुना है, पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस है। ओवरऑल अगर हम देखें मैक्रो लेवल पे तो ये स्टेटमेंट हमें सही लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट कुछ तो प्रोविज़न होगा। डीपीएसपी में हो सकता है, बट डीपीएसपी के अलावा ऐसा हमने कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं सुना अब तक जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोविजंस हो। और जैसे आरबीआई एक्ट वगैरह में अगर कोई चेंज करना होता है तो ये जो चेंजेस होते हैं ये पार्लियामेंट के थ्रू होता है, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता। तो यूपीएससी ने भी इस स्टेटमेंट को गलत माना है, तो इसका जो आंसर है ये 1 और 3 है। बट हाँ, एग्ज़ाम में आप सी या डी दोनों में से कोई एक मार्क कर सकते थे, चांसेस बढ़ जाता है दोनों में से कोई एक मार्क करने के। चलिए आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले पढ़ते हैं, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज, ईपीएफ का कवरेज, ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख रहा। अब जनरली पढ़ने में नहीं आती ये चीज़ें कि सारे कवर्ड हैं सारे नहीं हैं, तो इस स्टेटमेंट के बारे में हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। आगे, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट्स। रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट्स, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी जनरल है। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन स्पेसिफाई कि इंडस्ट्री ओनली बैंक के थ्रू पे करे, तो ये पावर सरकार के पास होती है, तो ये तो सरकार कर सकता है। तो थर्ड तो 100% सही है। तो थर्ड अगर 100% सही है तो ए हट जाएगा। सबसे पहले जो हमें इस क्वेश्चन में करना था वो ये करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ये फाइंड करना, इस पर गोला मार लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पता चलता है कि एंड में इनकरेक्ट मार्क करना था और करेक्ट मार्क करके आ गए, तो 2.66 नंबर का लॉस हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है।
चलिए यहाँ देखते हैं, हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट तो सही है। अब पहली दो में देखना था। अब पढ़ने से तो ऐसा लगता है, पहले में भी लिखा है ऑल कैजुअल वर्कर्स, दूसरे में भी लिखा है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर EPF कवरेज, और दूसरा है रेगुलर वर्किंग आवर्स ओवर टाइम पेमेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन को भी एग्ज़ाम में गलत करने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जेनरिक स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर जाए तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि हाँ अगर कैजुअल वर्कर्स है तो EPFO की कवरेज में आने चाहिए, ठीक है। और दूसरा वर्किंग आवर्स है, ओवर टाइम पेमेंट है, तो इसके लिए मतलब ये जेनरिक है, ये लग ही रहा है कि ये सही होगा। 2 और 3 तो 100% सही होंगे। अब पहले वाले में दिक्कत है, ये सारे कैजुअल वर्कर्स EPFO के कवरेज के अंदर आते हैं या नहीं आते। अब यहाँ पे अगर एग्जैक्टली आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है कि EPF के अंदर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनरोल करें। मगर अगर 20 से कम एम्प्लॉयज़ है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये फैक्ट को याद होने की ज़रूरत थी। एग्ज़ाम में हाईली पॉसिबल था कि आप डी मार्क कर दें, ये एज्यूम करके कि ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है, ये भी एक तरीके से जेनरिक स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव भी लग रहा था। पहला ये देखिए कि हाँ कैजुअल वर्कर्स है तो EPF के अंदर आने ही चाहिए एक तरीके से, ठीक है। बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये सी आएगा। और 1 मिनट, सी नहीं आएगा, 1 और 3 नहीं, बी आएगा। ऐसे काट देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं थॉट प्रोसेस समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में दिमाग कैसे चलता है, कैसे सोचा जाता है, कौन से क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हो सकता है, कौन से क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब ये 2021 का जो पेपर था, इसका जो कट ऑफ गया वो भी 87.54 गया, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस इतने भी सीधे नहीं थे जितने बताया जा रहा है। अब क्या होता है कि जब पेपर ख़त्म होता है ना, तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं। अब ये जो एनालिसिस लोग करते हैं, ये एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होता है। ये क्या करते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पे एजम्पशन बना के आपको बताते हैं कि इस सवाल को तो ऐसे किया जा सकता था स्ट्रेट अवे। बट अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया है, ठीक है। आपको 2 घंटे के अंदर वो सवाल पूरा का पूरा सॉल्व करना है, 100 सवाल आपको सॉल्व करना है। तो वहाँ पे जो प्रेशर बिल्ड होता है दिमाग पे, तो वो बहुत ही एक अलग लेवल का होता है। इसलिए कट ऑफ इतना कम जा रहा है, क्योंकि अगर इतने ही आसान सवाल होते, इतने ही लॉजिकल होते सीधे सीधे, तो इतना कम कट ऑफ नहीं जाता, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर था। आगे चलता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है इसे भी मैं थोड़ा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट कंसिडर करूँगा, सेकंड को भी मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। मतलब अगर फैक्चुअली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर वो आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत है। आगे देखता हूँ। विच आर द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। 1 मिनट देना मुझे। हाँ जी, यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी में रिसेशन की। अब देखिए इकोनॉमी में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, थोड़े से लॉजिकल आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। ये इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। कह रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तो क्या करने की ज़रूरत है। कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अच्छा। सेकेंड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ओके। आगे, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे ना आपको जो रिसेशन है, रिसेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको पता होना चाहिए। रिसेशन है तो लोग क्या कर रहे हैं, कम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में एक तरीके से कम पैसा आ रहा है। तो सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है इकोनॉमी में पैसे को बढ़ाना। अब पैसा किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पैसा बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ या तो वो टैक्स को कम कर दे। टैक्स को कम करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा हाथ में। या तो जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक से जिस इंटरेस्ट पे लोग पैसा उठा सकते हैं, लोन उठा सकते हैं, उसे भी कम कर दें। अगर इंटरेस्ट रेट अगर बैंक कम करेगा तो लोग ज़्यादा पैसा बैंक से उठाएंगे, तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक तरीके से बढ़ जाएंगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह 50 चीज़ें ऐड हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो टैक्स को भी कम करने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट को भी कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन करना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करना,
ये तरीके होता है। इसके अलावा सरकार इकोनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी बढ़ा दे तो इन शॉर्ट जो मार्केट है, मार्केट में तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो पैसा घूमेगा, ठीक। लोग कमोडिटीज़ लेंगे, खर्च करेंगे, सर्विसेज लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाएगा, इस तरीके से पैसा घूमेगा और जो इकोनॉमी का जो चक्र है वो चलता रहेगा। तो ये बेसिक है इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, कट इन टैक्स रेट, ये तो सही था। फिर ये बोल रहा है कि इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, नहीं तो इंटरेस्ट रेट को तो हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही समझाना हमने। आगे इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये सही है एक तरीके से, क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पैसा अगर सरकार बढ़ाएगा तो इन शॉर्ट मार्केट में पैसा आ रहा है। आगे इंक्रीज़ इन टैक्स रेट, टैक्स रेट को तो हमें नहीं बढ़ाना, हमने अभी देखा था। रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट ये कर सकते थे, और एक कंबाइंड तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। आगे रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे सरकार को उल्टा पैसा ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, कम खर्च करने की नहीं, इसलिए ये भी हट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ये आसान था और कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, इकोनॉमी का जो सवाल है। आगे देखता हूँ, आगे कह रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। अब ये कह रहा है प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, अच्छा प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। आगे द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, इट्स प्राइस फॉल्स। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमी का, और इसके जो ऑप्शंस फ्रेम कर रखे हैं ना, ये भी एक तरीके से एलिमिनेशन के लिए फ्रेम कर रखे हैं। अब देखिए यूपीएससी के जो क्वेश्चन होता है, इसमें यूपीएससी को भी आइडिया है कि कैंडिडेट को हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, जाते हैं कि थोड़ा जुगाड़ लगा के, थोड़ा एलिमिनेट करके, अगर थोड़ी भी नॉलेज हो तो, अगर पढ़ रखा हो तो कैंडिडेट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फंडा लग रहा है, यहाँ पे बस आपको जो माइक्रो इकोनॉमी है ना उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या है, 11th की एक किताब है माइक्रो की, NCERT की, उसे बस एक बार देख लेना है, ये देख लेना है, या फिर मुनाल सर के लेक्चर है माइक्रो की, आई थिंक 2 ही लेक्चर है शायद, पूरा मिला के कुछ 1.5 घंटे का लेक्चर है, इतना देख लोगे पूरा माइक्रो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न में ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अब क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है ना, तो इन्फीरियर गुड को यूज़ करना कम कर देता है, ज़्यादा नहीं करता। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे थे, अभी वो 10,000 रुपये वाला फ़ोन था, आपकी सैलरी अभी 40,000 रुपये, अब आपकी सैलरी बढ़ के कल अगर 2 लाख रुपये होगी, तो आप क्या करोगे, 10,000 वाला फ़ोन शायद ना यूज़ करो, आप आईफोन पे शिफ्ट हो जाओगे, OnePlus पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ सीधे सीधे गलत है। अब जब आप थर्ड को हटा देते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ई वाला। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स है उस पर तो ऐसे दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ही पूछा तो फोर्थ का ए आएगा, ए ही आना चाहिए शायद आंसर की, मैं देख लेता हूँ एक बार। फोर्थ का ए है 2021 के आंसर की सीरीज़ ए, ठीक है। आता है हमारे क्वेश्चन पे वापस, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे देखता हूँ। आगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू UCBs इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। पहला वाला भी अभी के लिए नहीं पता क्या है। They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966। बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब देखिए ये क्वेश्चन आया क्यों था, जो UCBs का क्वेश्चन है ना, ये इसलिए आया था क्योंकि करंट अफेयर्स में भी था उस टाइम पे, इसलिए करंट अफेयर्स ना डिलीजेंटली मतलब रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे आपने फॉलो कर रखा है मीन्स के पर्सपेक्टिव से, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि उस साल ये हुआ था कि UCBs को RBI के एम्बेड में ला दिया गया था, जो रेगुलेशन है डायरेक्टली RBI करेगा। अगर आपको इतना पता है कि RBI के एम्बेड में आ गए, तो आप उसके बाद पहला स्टेटमेंट पढ़िए, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब RBI के अंडर है तो ये लोकल बोर्ड से उसे सुपरवाइज नहीं करेंगे, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, इसमें हम सर्कल मार लेंगे पहले ही। तो अब हमें पता है कि पहला तो गलत है, क्योंकि हमने करंट अफेयर्स में पढ़ रखा है, तो हम यहाँ से पहला हटाएंगे,
पहला हटाएंगे तो उसका आंसर बी हो जाएगा। अब मुझे सेकंड और थर्ड के बारे में नहीं आइडिया है, बट मुझे इतना पता है कि पहला 100% गलत है, तो इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा जो करंट अफेयर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में जो इश्यूज चल रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का इशू चल रहा था क्योंकि उन्हें आरबीआई के एम्बिट में, डायरेक्ट कंट्रोल में, सुपरविजन में लाने की बात हो रही थी और ला दिया गया था, ठीक है। तो ये एक तरीके से मोटा इशू था जिसमें से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। आसान इसलिए था क्योंकि एक जो स्टेटमेंट थी वो फैक्चुअली पूरा का पूरा इनकरेक्ट थी और उसमें से क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जा सकता था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कह रहे हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन्फ्लुएंस वर्ड है, बहुत ही मतलब जेनरिक वर्ड, जनरल वर्ड। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड से एक तरीके से कितना हमें रिटर्न मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड का। अब देखते हैं किस किस से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। कह रहा है एक्शंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज़ में अगर कुछ चेंज आता है तो बॉन्ड की यील्ड्स पे चेंज आता है, ठीक है। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी वजह से चेंज आएगा, हाँ आएगा। इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड यील्ड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है या फिर शॉर्ट टर्म है, ठीक। तो एज सच बॉन्ड यील्ड में अगर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके स्टेटमेंट्स है ना ये इतने जेनरिक दे रखे हैं। अब आगे अगर फॉर एग्जांपल एक और अगर ये स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल कार्टेल है, तो ऑयल कार्टेल की वजह से जो ऑयल प्राइसेस में चेंज आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या उसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स है वो इम्पैक्ट होंगी। तो हाँ, जेनरिक स्टेटमेंट है, इम्पैक्ट होंगी। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे। तो ये सारे जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, इनको इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को हम 100% मतलब नेगेटिव प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये तो 100% गलत होगी ही, ठीक है। ए से भी कुछ इम्पैक्ट, फेडरल जो रिजर्व्स है यूएस के, उससे भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, आरबीआई से डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि एज लॉन्ग एज वी आर नॉट 100% श्योर दैट एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, तो उसे एकदम रॉन्ग मान के नहीं चलना है आपको, ठीक। आगे चलता हूँ, 7th क्वेश्चन देखता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई में कौन सा आता है? पहला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एफआईआई विद सर्टेन कंडीशन, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिपोर्ट्स, रिसिप्ट्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, एफसीएनआर। अब ये जो क्वेश्चन था ये भी एकदम फैक्चुअल था, और एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफ़िकल्ट इसलिए कि एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफसीएनआर है ये एफडीआई में आते हैं या नहीं आते। इस क्वेश्चन में एट मोस्ट क्या पता रह सकता था, जैसे कि ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स विद अ सर्टेन कंडीशन, तो ये आपको शायद 100% पता हो सकता है कि हाँ, जैसे अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एफआईआई का, ठीक है, तो उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट एफडीआई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल है। लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है वो आप एक बार चेक कर लेना, बट ये जनरल रूल है। तो सेकंड तो हमारा सही होगा, सेकंड हमें 100% पता है कि सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ए और सी तक आ सकते हैं। अब हम ए और सी तक आ गए तो इसमें अपने को पता है कि 2 सही है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बस इतना हो जाता कि फॉर एग्जांपल जैसे जीडीआर है, जीडीआर का आपको आइडिया है या नहीं कि ये एफडीआई में आता है या नहीं आता, और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब इस क्वेश्चन में भी हाई प्रॉबिलिटी ये हो सकती थी कि आप ये एज्यूम करके चल सकते थे कि जैसे फॉरेन करेंसी के जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं वो भी एफडीआई में आते हैं, और जीडीआर जो है जीडीआर भी एफडीआई में आता है। जस्ट केस में बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप कैसे सोच सकते थे। या तो आप ये सोच सकते थे कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये तो आ ही रहा है, और उसके साथ जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स है एफसीएनआर ये भी आता है, तो आप इसे एलिमिनेट करके ए या सी तक पहुंच सकते थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा लक का खेल था, ये क्वेश्चन सही होता है या नहीं होता, बट यहाँ तक सॉल्व हो जाता। इसके आगे थोड़ी दिक्कत थी, दिक्कत इसलिए थी क्योंकि फैक्चुअली पता होना चाहिए। तो इसलिए इको के जो बेसिक्स हैं ना एकदम, ये मृणाल सर की जो वीडियोज़ है ऑलरेडी यूट्यूब पे जो अवेलेबल है उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो कोई अगर हिंदी में समझना चाहता है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक वाले वीडियोज़ है, अराउंड 70-80 वीडियोज़ है,
पूरा इकोनॉमी उसमें कवर्ड है और बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं है, अराउंड आधे घंटे के होंगे, तो कवर करना भी ईजी है एक नया कैंडिडेट जो तैयारी शुरू कर रहा है उसके लिए भी। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इफेक्ट ऑफ डी वैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज़ दैट इट नेसेसरली, अगर करेंसी को डी वैल्यू करेंगे तो नेसेसरली क्या होगा, ठीक है, ये पूछा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स देखते हैं अब क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा, करेक्ट पे गोला मार लिया। आगे देखते हैं, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट, ये हमें पता है 100%, क्योंकि करेंसी अगर डी वैल्यू हो जाएगी तो दूसरी करेंसी में हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा खरीदे जा सकता है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आगे इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, नहीं, वैल्यू तो हमारी घट रही है, वैल्यू हमारी बढ़ नहीं रही है कि नहीं। तो दो को तो हमने हटा दिया, दो को हटा दिया सीधे, अब एक या तीन में से आंसर है। अब वन तो हमें 100% पता है कि वन तो सही है, फिर भी तीन तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, अब ये ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रेड बैलेंस हमारा डिपेंड करेगा इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे, दोनों पे। अब अगर करेंसी डी वैल्यू होती है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ जाएगा, बट हमारा जो इंपोर्ट है वो भी तो कॉस्टली हो जाएगा। अब हमें तेल खरीदना है, डायमंड खरीदना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, ये भी कॉस्टली हो जाएंगे, तो ट्रेड बैलेंस तो हमारा इन दोनों का नेट आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड बैलेंस जो है वो इम्प्रूव हो, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। ये इको का क्वेश्चन था, लॉजिकल था, ये भी एग्ज़ाम में आराम से सॉल्व किया जा सकता था। आगे देखता हूँ, 9th क्वेश्चन देखता हूँ। 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, ब्लैक मनी है, मेन कॉज ऑफ वरी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। चार स्टेटमेंट्स दे रखी है, चारों में से सिर्फ एक ही सही होने वाली है इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 to 3 वैसा कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, तो चारों देख लेता। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ठीक है, एक तरीके से सही है। आगे इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ प्रेशियस गोल्ड स्टोन्स, हाँ ये भी सही है। आगे देखते हैं, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, हाँ सही है। आगे लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इविजन, ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट सही है। अब क्या कहा है कि मेन कॉज ऑफ वरी क्या है सरकार के लिए, अब सरकार के लिए सबसे बड़ा जो वरी होता है वो ये होता है कि जो टैक्स है, टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पूरा पैसा तो ब्लैक इकोनॉमी में जाएगा, जितना भी ब्लैक इकोनॉमी का पैसा है, ठीक है, वो तो सरकार को मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये चारों स्टेटमेंट सही है। मगर आपको क्या फाइंड करेंगे, मेन कॉज ऑफ वरी, मेन कॉज ऑफ वरी क्या होगा, इन चारों में से जो आपको सबसे सही लगता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये लॉस ऑफ रेवेन्यू। सरकार के लिए मेन कंसर्न यही है ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, उससे सरकार को एज क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक। उसके अलावा जैसे स्टोन्स है, ज्वेलरी है, गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है तो सरकार को डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वो घुमा फिरा के फिर इकोनॉमी में पैसा आ ही जाता है एक तरीके से। आगे डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, यहाँ देखिए स्पेसिफिकली लग्जरी हाउसिंग कर रखा है। अब कितने ही लोग भारत में लग्जरी हाउसिंग खरीदता है, ठीक, तो स्टेटमेंट ऐसे चारों सही है, बट हमें सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने डी ऑप्शन टिक किया, ये भी लॉजिकल था और आसान था। आगे देखता 10th वाला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किससे क्रिएट होगा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट अगर हम पे कर देते हैं तो इससे इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मार देते हैं इस पर भी। आगे बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ओके, बजट में डेफिसिट चल रहा है और हम लोगों से ही पैसा ले लें, लोगों से अगर हम पैसा ले लें तो इकोनॉमी में से तो पैसा हम खींच लेंगे एक तरीके से, तो ये तो नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट्स, बैंक से हम बोरो कर रहे हैं फाइनेंस करने के लिए बजट डेफिसिट, बैंक से पैसा ले लेंगे तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा इकोनॉमी में डालने के लिए, ठीक है, तो इसको भी हटा सकते हैं। आगे देखते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ मनी मतलब पैसा छापना एक तरीके से, प्रिंट करना। अब देखिए ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोला है मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा, और 1 to 3 ऐसे भी ऑप्शंस नहीं है, चारों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला, तो ये जो क्वेश्चन होगा ना ये भी यूजुअली ईजी होगा, जैसे हमने ऊपर देखा मेन कॉज ऑफ वरी हो गया, वैसे यहाँ पे क्या है मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा। अब ये क्या होता है, स्ट्रेट लॉजिकल क्वेश्चन होता है, जैसे इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा किससे होगा, अगर पैसा छापा जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर मनी भी कहता है,
सरकार अगर प्रिंट करके मार्केट में पैसा डालती है तो उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है। अब ये फैक्ट है, ये पता है सबको, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि सरकार अगर क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट अगर एकदम गिरा दे तो बैंक से लोग ज़्यादा पैसा लेंगे। टैक्स रेट्स अगर एकदम कम कर दें तो क्या होगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है कि अगर पैसा छाप दिया जाए, प्रिंट कर दिया जाए। तो ये भी लॉजिकल है, इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि एग्ज़ाम में सही हो जाएगा। तो चलिए, इस सेशन में हमने अब तक 10 क्वेश्चन देखे हैं। आगे हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे सब्सिक्वेंट सेशंस में। इसे एंड करते हैं अभी के लिए।